बिल्कुल। तो यहाँ सुनील सुब्रमण्यम का भी यही कहना था कि एक मल्टी ईयर बुल रन चल रहा है और आपको इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। ऐसे ही कुछ तेज स्टॉक्स लगता है कि ये भी एक बुल रन में ही चल रहे हैं और आज से नहीं, पिछले कई महीनों से। और एक महीने के लिए आप नेल्को जैसे स्टॉक की अगर बात करें तो लगभग 47% का 47% का रिटर्न स्टॉक ने दिया। टेलीकॉम एंसिलरी ये एक बड़ी थीम चल रही है। 5G रोल आउट होना था जिसके चलते आपने देखा इन स्टॉक्स में बड़ी तेजी है और आज भी आप 5% का अपर सर्किट देख रहे हैं। लेकिन क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या बड़ी स्ट्रेंथ और बैंडविड्थ है इस कंपनी के पास जिसके चलते, और कितना बड़ा मार्केट शेयर है नेल्को के पास, ये सारी रिपोर्ट एक बार शरद से समझ लेते हैं। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप का जो है ये एक रतन है स्टॉक। और नेल्को के स्टॉक रिएक्शन भी देखिए, एक महीने में 40% के ऊपर आई है और जब 2021 में रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी तब से लेके अब तक जो है स्टॉक 5 गुना भाग चुका है। तो ऑफकोर्स ये तो ग्रोथ की बात हुई, लेकिन जो अभी जोरदार एक्शन पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है, पिछले 3 सेशन में लगभग 25% स्टॉक जो है ऊपर चढ़ चुका है। अब इसका मेन रीजन ये है कि इंटेलसाट के साथ जो है उनका एक करार हुआ है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज के लेके। इसका मतलब आप प्लेन में अगर बैठे हैं तो आप जो है इंटरनेट सर्विस कर सकते हैं और उसके कारण जो है ये कनेक्टिविटी जो है ये देखने मिल सकती है। अब ऐलान के बाद जो है स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखने मिली है। लेकिन एक चीज़ समझ लेते हैं कि नेल्को करती क्या है। तो नेल्को जो है आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो वीसैट बोलते हैं उसमें डील करती है। इसका मतलब फाइबर वाइबर नहीं लगता है और सैटेलाइट से ही जो है डेटा कम्युनिकेशन होती है और डेटा का जो है आप कह सकते हैं मूवमेंट्स देखने मिल सकता है। तो ये इसके कारण नेल्को जो है फेमस है। और याद रखिए मरीन में और आप कह सकते हैं हवाई जहाज में इसको यूज पे भी लेते हैं। लेकिन इसके अहम ग्रोथ ड्राइवर का है, क्या रैली हो रहे हैं स्टॉक्स के, उस पर भी फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो है सैटकॉम का कारोबार जो है बहुत स्ट्रांग है, अच्छा ग्रोथ है और रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा अभी देश में सिर्फ 4 वीसैट के लाइसेंसेस दिए गए। इसका मतलब जो है बिजनेस में एक मोट बन जाता है। और आगे जाते हुए जो है एंटरप्राइज और IFMC जो सेगमेंट्स है वहाँ पे पकड़ मजबूत बनी है, मार्केट शेयर गेन्स देखने मिला है और डिजिटल और एनालिटिकल सॉल्यूशंस पे भी आगे फोकस रहने वाला है। अब ये 2021 में रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी कंपनी की। पहले कंपनी सिर्फ इक्विपमेंट्स बनाती थी स्पेस के लिए, लेकिन उनकी जो एक आर्म थी जहाँ पे सर्विसेज दे रहे थे सॉफ्टवेयर की, अब उसको भी शामिल कर दिया गया। उसके बाद से री रेटिंग स्टॉक में देखने मिली है। और हाँ, याद रखिए विमान और शिप ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इनके यूजर्स रहे हैं। ये हो गया एक बजिंग स्टॉक के ऊपर थोड़ा रिसर्च हमने करके निकाला कि नेल्को में तेजी किस बात की है भाई। इसका 6 महीने 1 महीने का ग्राफ दिखाइए डायरेक्टर साहब जल्दी से। ये बताना जरूरी है, सिर्फ आज 5% जो सर्किट है वो नहीं लगा हुआ है। ये जो ग्राफिक्स बता रहे थे उसके बल पे देखिए 6 महीने में 50% का रिटर्न दिया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटी से। कुछ ही देर में हमारे साथ ध्वनि भी जुड़ेंगी। और ओके, अरे वाह क्या बात है, आपका कुर्ता तो बहुत ही शानदार लग रहा है ऑफिस में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है और आपके स्क्रीन पे भी धूम मची हुई होगी। राजेश, गुड आफ्टरनून अजय जी। बिल्कुल, तो देखिए फेस्टिविटी का माहौल है तो धूम तो मार्केट में भी मची हुई है और ऑफिस में भी सेलिब्रेशन का बिल्कुल माहौल है। पैसा बनाया ये बताइए, कल की डिप में आपने लिया था पोजीशन या नहीं? तो देखिए अजय जी, पैसा तो क्लाइंट ने बनाया है, हमारा तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है। आपकी तो बिल्कुल मुस्कुराहट इतनी जोर से आई है ना ये पैसे बनाने वाली बात पे, ये जो है कुछ और कहानी कह रही है, लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करें। क्लाइंट ने बनाया, आपने बनाया, बात एक ही है। क्लाइंट की खुशी में ही आपकी खुशी होगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए, अपने ट्रेडिंग आइडिया बताइए सीधे। तो अजय जी देखिए 3 ट्रेडिंग आइडिया है, तीनों बाय साइड के स्टॉक आइडिया है। पहला स्टॉक रहेगा रियल एस्टेट स्पेस से और उसमें DLF पे हमारा फोकस है। काफी अच्छा मोमेंटम आज पूरी रियल एस्टेट स्पेस पे बनते हुए दिख रहा है। सारे ही स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमें लगता है। जिस तरीके का ब्रेकआउट DLF पे यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, DLF पे यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 400-405 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 382 का। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेटल स्पेस से और उसमें हम टाटा स्टील पे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। आज देखें तो मेटल स्पेस में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो टाटा स्टील पे यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 115 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 104 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और तीसरा स्टॉक जो है वो है इंडिगो का।
तो इंडिगो में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने आज वापस से 2000 के लेवल को आज क्रॉस किया है और जिस तरीके से आज लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट बना है और पिछले 2-3 दिनों का जो एक गिरावट था ऑलमोस्ट उसको रिकवरी करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है इंडिगो में जो रिवर्सल बना है अब करेक्शन के बाद ये स्टॉक में मोमेंटम यहाँ से 2080-2100 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पे इंडिगो में बाय करने की सलाह देंगे 2090 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रखेंगे 1980 का। तो यहाँ पर इंडिगो 2090 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। आज सुबह ही एविएशन स्पेस पर, क्योंकि खबरों के दम पर एक्शन है, फंडामेंटल्स हमने आपके सामने रखे भी थे, हमारे त्रिमूर्ति सेगमेंट में भी एविएशन सेक्टर का जिक्र हमने किया था। इसके अलावा डीएलएफ अगर देखिए, ऑफकोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक यहाँ पर करीब 5-5.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हूं। हमारे साथ ध्वनि भी जुड़ गई है। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। आपको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। सीधा आपके ट्रेडिंग पिक से शुरुआत करते हैं। बताएं कौन सी कॉल्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून, मेरी तरफ से ET नाउ टीम को भी गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले पिक्स पे चलते हैं तो TVS मोटर्स है मेरी सबसे पहली पिक यहाँ पे। इसमें हम देख रहे हैं तो एक वापस से इसका ब्रेकआउट हमें मिला है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे और स्टॉक ने एक अच्छा खासा जो बुलिश रन है वो हमें 2 दिन में विटनेस करने को मिला है। तो फर्स्ट पिक हमारी रहेगी TVS मोटर्स। करंट लेवल से बाय की इसके अंदर रिकमेंडेशन रहेगी और इसका जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो 1035 का बन रहा है। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे हमें 965 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरी जो पिक यहाँ पे हमारी बन रही है वो चंबल फर्टिलाइजर्स में बन रही है। चंबल फर्टिलाइजर्स अगर हम यहाँ पे सबसे पहले एक डेरिवेटिव्स डेटा मैं एनालाइज करना चाहूंगी। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो डेरिवेटिव्स में आज बहुत अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हमें देखने को मिला है। इसीलिए यहाँ पे एक कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। नीचे की तरफ में इसने एक स्विंग लो भी बनाया था हमें 270 के पास और वहां से एक अपसाइड मोमेंटम मिला है। एवरेजेस भी देखें तो एवरेजेस का भी एक अच्छा सा क्रॉस ओवर यहाँ पे मिला है। 50 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक ने आज हमें एक अपटेक मूवमेंट दिया है। तो चंबल फर्टिलाइजर में करंट लेवल से बाय की यहाँ पे रिकमेंडेशन बनती है। नीचे की तरफ में इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो हम 345 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और जो टारगेट यहाँ पे बनता दिखेगा तो फर्स्ट टारगेट 375 का है और उसके बाद 380 तक भी इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और राइट, तो ये आपकी स्टॉक रिकमेंडेशन होंगी ध्वनि की तरफ से। चलिए, लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स और इंपॉर्टेंट न्यूज को भी देख लेते हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन की खरीद पर सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इसको लेकर अब बिडिंग की भी बात की जा रही है। इस पर एक बार एक्सक्लूसिव डिटेल्स प्रकाश से पहले समझ लेते हैं, फिर बात होगी उस स्टॉक की जिसका रिएक्शन भी आ सकता है। पहले एक खबर समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रही है। पॉलिसी का एक हिस्सा पहले ही सरकार ने अप्रूव कर लिया है और अब उसका जो प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट है, क्या क्या गाइडलाइंस होंगे अगर किसी को ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया खरीदना है और सप्लाई से संबंधित क्या गाइडलाइंस होंगे, उससे संबंधित जो बिडिंग गाइडलाइंस है उसको लगभग अंतिम रूप दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने और उसको जल्द ही जारी किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है और उसके बाद जो अंतिम गाइडलाइंस है उसको अगले महीने तक जारी किया जा सकता है। अगर आप जैसा बता रहे हैं जो प्रावधान किए गए इस गाइडलाइंस पे उस पर अगर आप नज़र डालें तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो 30 दिन के अंदर 30 महीने के अंदर जो है, माफ़ करें, इसकी कमीशनिंग प्रोजेक्ट की करनी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो एंड कंज्यूमर है उसको यूनिफॉर्म टैरिफ के आधार पे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया की सप्लाई जो है वो की जाएगी। एंड कंज्यूमर्स के लिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इंटरमीडिएरीज के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा पेमेंट सिक्योरिटी को इंश्योर करने के मकसद से जो भी प्रोक्योरर्स होंगे या जो खरीदार होंगे उनको लेटर ऑफ क्रेडिट देना ज़रूरी होगा। इसके अलावा कोई भी कंपनी अगर ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया को खरीदना चाहती है तो उसके लिए ये सुनिश्चित करना ज़रूरी होगा कि वो स्टोर कहाँ करेगी। इसके लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि है वो 15 से 25 साल तक हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्गर टर्म में सरकार को ये उम्मीद है कि प्रोजेक्ट की जो वायबिलिटी है उसको बनाने में मदद मिलेगी। इन केस अगर सप्लाई में दिक्कतें आती हैं, किसी तरह की रुकावट होती है और उसकी वजह से जो घाटा होता है, तो दोनों को ही, खरीदार को और विक्रेता को, यानी कि जो सप्लाई कर रहा है और जो खरीद रहा है, उसको इस घाटे को शेयर करना
करना होगा। इसके अलावा अगर किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में जो वॉल्यूम है, जितनी सप्लाई करनी है और उतनी खरीद अगर जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उतनी खरीद नहीं कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का, वैसे सूरत में जो सप्लायर्स है उसको कॉम्पनसेशन देना ज़रूरी होगा। तो ये तमाम ऐसे प्रावधान हैं, सोर्स हमें बता रहे हैं कि अगले महीने तक फाइनल गाइडलाइंस जो हैं वो जारी किए जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया प्रकाश ये सारी एक्सक्लूसिव डिटेल देने के लिए। चलिए, तो ग्रीन हाइड्रोजन में, यानी अब ग्रीन हाइड्रोजन के बिजनेस में आज अब जिन स्टॉक्स की तेजी देख रहे हैं, अब अडानी ग्रीन की बात करें, रिलायंस की बात करें और साथ ही JSW एनर्जी की बात करें, ये सभी स्टॉक्स में तेजी है। लेकिन इनमें से इस वक्त रेकमेंड कौन सा कर रहे हैं आप राजेश, चार्ट्स पर जो अच्छा दिख रहा हो, जहां ट्रेडिंग का भी मौका बने? तो हमें लगता है अडानी ग्रीन को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके का सेटअप बना हुआ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, हमें लगता है कि अडानी ग्रीन को यहाँ पे बाय करना चाहिए। जिस तरीके के इसमें फॉर्मेशन वीकली डेली चार्ट पे बनते हुए लग रहे हैं, हमें लग रहा है 2650 यहाँ से इमीडिएट टारगेट इसमें आते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से 2360 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और 2650 2700 तक के अपसाइड अडानी ग्रीन में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, एक और स्टॉक पे ध्यान देते हैं। अडानी ग्रीन उनको ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। JSW हमने एक्चुअली प्री मार्केट में डिस्कस किया था, 2-3%, हाँ 9% जाके अडानी ग्रीन और JSW। मुझे ऐसा लगता है कि JSW में अगर आप लंबा चार्ट देखें, राजेश आपको याद है ये 60 वाला 300 हुआ था, राइट? अब जो खबर आ रही है कि इसकी प्रोक्योरमेंट ग्रीन हाइड्रोजन की शुरू हो रही है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन देश में ना एक कॉन्सेप्ट था, उसके बाद 3 कंपनीज ने कारोबार आगे बढ़ाया। अब ये आ रहा है कि सरकार की तरफ से पॉलिसी बनने वाली है इसको अडॉप्ट करने की, तो चीजें आगे बढ़ रही हैं, कमेंट्री आगे बढ़ रही है। कल मुकेश अंबानी जी ने भी इस पर बात की। तो JSW एनर्जी 60 वाला 250-300 हुआ था, फिर एक लंबे कंसोलिडेशन में चला गया। 1 साल ग्राफ देखिए, उसके बाद वापस से इसमें एनर्जी आती हुई नजर आ रही है। अब वो ग्रीन एनर्जी है कि कुछ और एनर्जी है, लेकिन 320 क्रॉस किया है, इसको आप रेडार पे जरूर रखिए। आगे चलते हैं और एक और स्टॉक हम लेके आते हैं, वो है SRF। ध्वनि SRF के चार्ट्स को लेके आई है और डायरेक्टर साहब आप लेके आइए SRF की कमेंट्री। SRF ने अपनी एक्सेस कैपिटल ने उनकी एक एनालिस्ट कॉल की, सॉलिड कमेंट्री दी है, बाजार को पसंद आ रही है, स्टॉक 6% ऊपर है। कमेंट्री आपकी स्क्रीन पे चल रही है कि कैपेक्स को तेज करेंगे। SRF वही स्टॉक है जो 6-8 महीने तक गायब हो गया था एकदम बाजार से, धीरे धीरे वापस आ रहा है रेडार को। 1 साल ग्राफ लाइए डायरेक्टर साहब, तो कॉन्टेक्स्ट सेट करना इंटरेस्टिंग हो। ये देखिए 3000 वाला नीचे 2000, 50% गिरा था ये टॉप से, अब वापस आ रहा है। ध्वनि, इसमें आपको लगता है कि मोमेंटम जारी रह सकता है? क्या लेवल्स लगते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे SRF का जो आज का एक हमें यहाँ पे 5% का अपमूव मिला है, तो ये जो लेवल है वो प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट से ऊपर हमें लेवल्स मिल रहे हैं आज के। तो आज का जो क्लोजर है वो करंट लेवल्स के पास ही अगर इसका हो रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर फर्दर पोजीशंस बिल्ड करी जा सकती है। मेरा फर्स्ट टारगेट इसके अंदर जो रहेगा, तो इसने पहले के अगर हम चार्ट्स जैसे आपने 1 साल के डिस्कस करे, तो वहां पे ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना रहा है 2700 के लेवल्स के पास। तो पहले वहां पे हम इसका फर्स्ट टारगेट रखेंगे। 27 के लेवल्स के पार अगर ये जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक में और भी एक फर्दर मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके कई कारण यहाँ पे मैं देखती हूँ कि फर्स्ट एक वॉल्यूम्स का भी जो है, तो आज हमें वॉल्यूम्स में भी एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एडिशन देखने को मिला है। प्रीवियस डे के वॉल्यूम से अगर कंपेयर करें तो 2 टाइम्स वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ओपन इंटरेस्ट का भी अगर हम यहाँ पे डेटा एनालाइज करते हैं तो 2400 के जो पुट ऑप्शन है उसमें हमें अच्छी खासी राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सपोर्ट लेवल यहाँ पे अच्छा बन चुका है और यहाँ से बस इसमें एक अपसाइड जो है वही देखने को मिल रही है। ये हो गई बात SRF की, आज इसमें ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें, और सोता हुआ स्टॉक आज जगह है, वो है शिल्पा मेडिकेयर। राजेश, आपको याद होगा बहुत ट्रेडर फैंसी हो गया था ये स्टॉक, काफी ट्रांजैक्शन इसमें आने की बात थी। अगर आप देखें रिस्क ऑन रैली है, आइडियली फार्मा को नहीं चलना चाहिए, बट ये मिड कैप फार्मा का एक स्टॉक है। इसमें नियर टर्म दिखाइए आप, 6 महीने, 1 महीना, 15 दिन, आज 10% ऊपर है। क्या ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आ रहा है? क्या ये चल सकता है? अच्छा जी, देखिए आज मोमेंटम तो जरूर बना है, लेकिन इसका अगर ओवरऑल सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम बना है, अगर ये स्टॉक 415 रुपए के लेवल को
क्रॉस करने में कामयाब होगा तो एक नियर टर्म वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखेगा और फिर स्टॉक में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिखेगा। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में आज फर्स्ट राउंड ऑफ बाइंग इंटरेस्ट जरूर बनते हुए दिखा है। हमें लगता है थोड़ा और वेट करना चाहिए, 415 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वो क्रॉस होता है तो फिर यहाँ पे 450 470 तक की भी अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। बट अभी भी आज जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया है, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस उसको 390 के आसपास रख लेना चाहिए। अगर ये 390 के ऊपर रहता है तो हमें लगता है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक में आगे आने वाले दिन में हमें 415 का ब्रेकआउट भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। तो 390 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह रहेगी। करेक्ट, ठीक है। ये तो रही बात शिल्पा मेडिकेयर की, बिल्कुल। अब तो यहाँ पर एक रिकमेंडेशन रहेगी राजेश की, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि दूसरे जो फर्टिलाइजर स्टॉक है वहां तो आपको थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन दिख रही है या फिर स्टॉक्स जो है पोजीशंस जो है वो अब अनवाइंड हो रही है। लेकिन आज ये जो आईटी का मूव आया है ध्वनि, चाहे वो आप मिड कैप आईटी देखें, लार्ज कैप आईटी देखें, ये कितना सस्टेनेबल है? जिन्हें आज प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो बुक कर लें। अब टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक में अगर 4% मिल रहा हो तो रिस्क क्यों लें? आप क्या कहेंगी, रिकमेंड करेंगी बुक करने के लिए प्रॉफिट्स, या फिर आपको लगता है कि यू कैन कैरी फॉरवर्ड, चार्ट्स पर अच्छा दिख रहा है और शायद गेन्स अभी और मिलेंगे? जी बिल्कुल। पहले हम निफ्टी आईटी का यहाँ पे एक चार्ट लेके आते हैं। वहां पे अगर हम देखें तो आईटी में हमने एक रेजिस्टेंस नोटिस करा था, जो काफी टाइम पहले हमने एक बार डिस्कस भी करा था कि आईटी में मुझे यहाँ पे एक अपसाइड यहाँ पे लिमिटेड लग रही है, एक यहाँ से थोड़ा सा फॉल आना चाहिए। वो डेफिनेटली हमने देखा है। पिछली सेशन में हमने देखा कि यहाँ पे एक गैप डाउन के साथ आईटी में काफी सारे ऐसे नेम्स थे जिनमें हमें हर एक में एक गैप डाउन देखने को मिला है। टेक महिंद्रा अगर हम यहाँ पे देखते हैं पर्टिकुलरली तो टेक महिंद्रा में भी अगर किसी को अगर कल की बाइंग है उनकी और आज की तारीख में उनको अगर अच्छे खासे गेन्स हो रहे हैं तो मेरा अभी भी आईटी में व्यू थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश साइड पे ही बन रहा है। तो अगर किसी की यहाँ पे बाइंग है आईटी सेक्टर में टेक महिंद्रा जैसे काउंटर में जहाँ पे उन्हें 4% की गेन हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे उन्हें प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए, क्योंकि तो गैप्स यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं ऊपर की तरफ में, वहां से रेजिस्टेंस ले रही है। पिछली अगर मैं 1 घंटे की कैंडल भी यहाँ पे देख रही हूँ तो डेफिनेटली आईटी में एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बुक कर लेना प्रॉफिट, आप यही सलाह दे रही हैं, ठीक है? ओके तो चलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय आईटी स्पेस में, क्योंकि हम देख रहे हैं आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आ रहा है और आईटी सेक्टर के लिए आज का दिन जो है वो ऑन अ पॉजिटिव साइड दिख रहा है और इसी के चलते अपॉर्चुनिटी जरूर बुक करें। लेकिन राजेश जी, आईटी की ही तरह मेटल पैक में भी आज हम चमक जो है लगातार बढ़ती देख रहे हैं। 134 पॉइंट्स की गेन निफ्टी मेटल इंडेक्स में नजर आ रहे हैं। आईटी के साथ साथ मेटल पैक में भी जो मजबूती यहाँ पर दिख रही है, चाहे फिर टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, क्या इसी तरह के सेंटिमेंट्स मेटल पैक पर भी आपके बनते हैं या फिर अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करना चाहेंगे, या फिर आप कहेंगे कि किन्हीं की अगर पोजीशन है तो इस तेजी में एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जाए? नहीं मानसी जी, हमारा व्यू यहाँ पे मेटल स्पेस पे बुलिश है और हमने टाटा स्टील शो की शुरुआत में रिकमेंड भी किया है और हम लास्ट सीरीज में भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमें आगे आने वाले हफ्तों में मेटल स्पेस अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी अच्छा एक्यूमुलेशन पूरे मेटल स्पेस में देखने को मिला है और वेदांत हमारी यहाँ पे एक प्रेफर्ड पिक है और हिंडाल्को और टाटा स्टील, ये 3 स्टॉक्स पे हमारा फोकस है और हमें लगता है ये तीनों स्टॉक्स में जिस तरीके से फॉर्मेशन बने हैं आगे आने वाले हफ्तों में ये तीनों स्टॉक अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। तो मेटल स्पेस पे हम यहाँ पे बुलिश व्यू कैरी करेंगे। जिनने भी पोजीशन बनाई है होल्ड किया कर सकते हैं। टाटा स्टील में जैसा हमने स्टॉप लॉस बताया 104 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। वेदांत में अभी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 266 के लेवल को ये होल्ड आउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसके 285 तक बनते हुए दिख सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स पे हमारा व्यू बुलिश है। बात करें अगर गणपति रिलेटेड, इनफैक्ट गणपति से और त्योहारों का शुरुआत हो रहा है एक तरह से, और नॉर्थ में तो ऑलरेडी रक्षाबंधन से शुरुआत हो चुकी है। अब सुबह हम ये बात कर रहे थे कि ये जो त्योहारों का माहौल है ना, इसमें रियल एस्टेट के लॉन्चेस भी बहुत शुरू हो जाते हैं, ढेर सारे, और वॉल्यूम ग्रोथ डेटा अच्छा हो जाएगा। मानसी डेटा को ट्रैक करेंगे, लेकिन स्टॉक पहले मूव होना शुरू। डीएलएफ को देखिए, ओबरॉय रियल्टी को देखिए, हाँ। दोनों डेज हाई पे है। मानसी, हम सुबह बात कर रहे थे इस बारे में कि आप रियल्टी ये देखिए 370 से 390, 20 रुपए का आज आपको मूव इसमें मिला है, 50 रुपए का मूव ओबरॉय मिला है। ध्वनि, आपको क्या मुनाफे की ध्वनि आ रही है इन स्टॉक्स में? आईटी यहाँ पे अगर हम रियलिटी सेक्टर में देख रहे हैं तो रियलिटी सेक्टर जैसे हम इसका इंडेक्स सबसे पहले यहाँ पे देखें तो उसमें एक अच्छा खासा अपवर्ड चैनल बना था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक साइडवेज मूवमेंट देखा, बट इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं हमें। तो डेफिनेटली ये रियलिटी सेक्टर में अभी हमें पोजीशंस ट्रेल करने का यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो मिल रहा है।
यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मैं कोई नई पोजीशन किसी को बनानी है और होल्ड करनी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ मेरा ध्यान जाता है। वहां पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बनाया है। आज का जो 4% का बुलिश मूव इसमें दिखा है, तो आज डे हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजर पे हमें एक ब्रेकआउट फ्रेश यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ में जो टारगेट्स बन रहे हैं वो फर्स्ट यहाँ पे 1530 तक के भी टारगेट्स बन रहे हैं, और उसके बाद जिस हिसाब से ओवरऑल आईटी सेक्टर में या रियलिटी सेक्टर में हमें यहाँ पे एक अपमूव देखने को मिल रहा है, तो 1660 तक के भी टारगेट्स यहाँ पे अचीवेबल है। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल। और खासकर हम देख रहे हैं कि जो मुंबई बेस्ड डेवलपर्स है, खैर हालांकि पूरे रियल एस्टेट पैक में तेजी है, लेकिन इन स्टॉक्स में ज्यादा तेजी है। गोदरेज प्रॉपर्टी की थोड़ी सी चाल पे कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं आती ध्वनि क्योंकि बहुत बड़ा ड्रैगर भी रहा है, लेकिन आप बता रहे हैं यहाँ से सपोर्ट। और एक बार लेवल्स क्या आपने टारगेट क्या होगा रहेगा आपका यहाँ से अगर कोई एंट्री पॉइंट ढूंढता है? यहाँ पे अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट्स जो रहेंगे वो 1530 के रहते हैं, और उसके बाद 1660 तक भी यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंट देखने को मिलेगा। इसका डेफिनेटली हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि जो इसका बैड फेज था वो खत्म हो चुका है यहाँ पे, और स्टॉक ने एक अच्छा खासा यहाँ पे जो हमें है अपमूव देना शुरू करा है, और सपोर्ट लेवल्स भी काफी यहाँ पे बन रहे हैं। वॉल्यूम्स का भी यहाँ पे हमें एक एडिशन देखने को मिल रहा है। तो जो बैड फेज था वो खत्म हो चुका है, इसमें और अपसाइड मोमेंटम हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि ये स्टॉक के भी जो विघ्न थे वो हर चुके हैं, ठीक है, चलिए बिल्कुल। ऐसे में कुछ और स्टॉक्स, महाराष्ट्र सीमलेस, इसको एक बार देखते हैं राजेश, इसको एनालाइज करें। आज ज्यादा बड़ी मूव नहीं है, पर इसमें एक ट्रिगर बहुत है, इसमें बड़ा है। ट्रिगर ये है कि अगस्त मंथ में प्रमोटर ने इसमें अच्छी खासी लगभग 1 लाख शेयर की बाइंग की है, और ONGC से ऑर्डर मिला, और आज ये मार्सलस इन्वेस्टमेंट से भी मिल रहे हैं। क्या इस ये तेजी आपको चार्ट्स पे भी दिख रही है? बड़े ट्रिगर्स दिख रहे हैं क्या चार्ट्स पर भी? स्टॉक क्या कहता है? बिल्कुल, डेफिनेटली प्रियंका जी, स्टॉक में जिस तरीके का ब्रेकआउट आज हो रहा है, ऑलमोस्ट ये ईयर 2007 के ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को अब आज यहाँ सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे ईयरली और मंथली फॉर्मेशन हुआ, एक बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन अब बने हैं महाराष्ट्र सीमलेस में, ये स्टॉक 1050 से 1100 तक की अपसाइड इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस अप ट्रेंड ही दिखाते हुए दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। जिसके पास भी पोजीशन है थोड़ा सा होल्ड रखे। पोजिशनल बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1050-1100 तक की अपसाइड भी इसमें प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीपर होगा, लेकिन टारगेट भी काफी बड़े हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये 755 इसके ऊपर बना रहा तो स्टॉक में 1100 तक की अपसाइड आगे आने वाले हफ्तों और महीनों में देखने को मिल सकती है। तो बाय एंड होल्ड की सलाह रहेगी महाराष्ट्र सीमलेस में। इनफैक्ट सुबह हमने ये डिस्कस किया था व्हाट्स द बज में, शरद ने ये बताया था, और इसको आप अगर इंटरडे देखेंगे तो आप मिस कर देंगे पॉइंट। इसका 5 साल 10 साल ग्राफ देखिए आपको नजर आएगा ये ऑल टाइम हाई पे। हालांकि पाइप कंपनी जनरली अच्छा कर रही है, बट महाराष्ट्र सीमलेस इन पर्टिकुलर, क्योंकि एक ऐसे पाइप की कैटेगरी बनाते हैं ये जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट द्वारा उनको उनके पास एक मार्क है ऐसा कि अगर ग्लोबल एनर्जी कंपनीज आपका पाइप तभी खरीद सकती हैं जब आपको अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से वो एक समझ लीजिए कि US FDA अप्रूवल है पाइप मैन्युफैक्चरिंग का। और जो वॉर हुई थी, मतलब मैं भी जान के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया मेरे को ये देख के कि जो यूक्रेन वॉर हुई, यूक्रेन और रशिया पाइप अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रूवल वाले पाइप मैन्युफैक्चरर हैं बहुत बड़े। जब वॉर हो गई तो वहां से धंधा बंद हो गया, तो इनका 10% से नीचे धंधा एक्सपोर्ट से आता था। अभी 30-40% आ रहा है, ऑलमोस्ट 50% क्रॉस कर जाएगा 2-3 साल में, क्योंकि ग्लोबल कंपनी इनसे सोर्सिंग कर रही है। क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। स्टॉक और मैनेजमेंट अभी हम कोशिश कर रहे हैं लाने की, लेकिन मैनेजमेंट हाथ नहीं आ रहे हैं अभी। चलिए, खबर तो हमारे हाथ आ गई, मैनेजमेंट भी आ जाएगा जल्दी। इस पर हमारी कोशिश जारी रहेगी। लेकिन राजेश जी, अगेन आपसे ही जानना चाहेंगे FMCG प्ले पर आपकी राय क्या होगी, क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है। जिस तरह से रियल एस्टेट में एक बढ़त हम देख रहे हैं, FMCG ऑफकोर्स यहाँ पर भी अच्छी तेजी नजर आएगी ही जैसे जैसे त्योहारी सीजन डेवलप होता हुआ दिखेगा। और इनफैक्ट आज सुबह हम FMCG पर ही एक्सपर्ट से लगातार बात भी कर रहे थे, एक स्पेशल डिस्कशन भी हमने किया था। बिग प्लेयर्स FMCG में एंट्री कर रहे हैं। रिलायंस की तरह अगर देखें तो FMCG बास्केट में उनका इंटरेस्ट लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे एक प्योर कंपैरिजन वाले सेंटिमेंट तो बिल्टअप हो रहे हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में अगर FMCG प्ले को सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो रहे हैं, ये समझते हुए अगर कहीं एंट्री लेनी है तो फिर कौन से स्टॉक्स होंगे जो आपके रडार पर है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 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 कौन से स्टॉक्स होंगे जो आपके रडार पर है?
तो बिल्कुल लास्ट 2 सेशन में देखें जब मार्केट वॉलेटाइल थे तो भी एफएमसीजी में लोअर साइड पे एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा था। तो हमें यहाँ पे लगता है हमारी जो प्रिफर्ड पिक है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज कंज्यूमर, ये 2 स्टॉक्स पे हमारा फोकस है एफएमसीजी में। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंद यूनिलीवर के यहाँ पे सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक में नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट तो 2720 2740 तक आते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब यहाँ पे 2600 के आसपास। और गोदरेज सीपी का भी यहाँ पे सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में वीकली सेटअप बने हुए एक अपस्लोपिंग चैनल में यहाँ पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है स्टॉक, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोदरेज सीपी में जो टारगेट आना चाहिए करीब 980 तक के अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 890 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है इसको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के लिए। इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं राजेश। इस बीच हम देख रहे हैं कि आईपीओ मार्केट में फिर से आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और नया आईपीओ आना है और हमारे साथ आईपीओ के मैनेजमेंट भी हैं। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, इनका आईपीओ जल्द आने वाला है। केवी राममूर्ति एमडी एंड सीईओ हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे चलिए एक बार बात करते हैं, समझते हैं कि कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या है, क्यों शेयर होल्डर्स को, क्यों लोगों को इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर राममूर्ति। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे क्योंकि आप एक रिटेल फोकस्ड बैंक है, क्या रीजन है कि आपका फोकस एरिया तमिलनाडु सबसे बड़ा, आपका बड़ा एरिया कैचमेंट एरिया तमिलनाडु की, क्या बड़े यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं आपको उस रीजन से लगते हैं? अपना बैंक का तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एक यूएसपी है, ये कई रिलेशनशिप बेस्ड बैंकिंग इज द खास बात है इस बैंक की है। I think with all our network of branches of 509 and ADC network, I think we continue to have that strong network of branches with relationship based banking is really helping us. And iski sahare I think we have whatever numbers you are able to see till for the last 100 years, it is based on these numbers in fact. And the customer connect with the bank and our connect with the staff members, absolutely it is making a huge difference to the organization as of now. ओके मिस्टर राममूर्ति, ऑफ कोर्स तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की अगर बात करें, यहाँ पर ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन साथ ही अगर आईपीओ की टाइमलाइंस पर फोकस करें, एक डीले हमने जरूर देखा है। इस डीले के पीछे की वजह क्या है? आरबीआई की तरफ से क्या कुछ निकल कर आया और लास्ट डेट जो नजर आई तब फिर डीले क्यों हुआ और अब नई डेट पर आप क्यों पहुंचे? ये फाइनल डिसीजन किस तरह से निकल कर आया? ये जरूर है, आपकी सवाल कहीं कुछ मेक सेंस इन फैक्ट, बट जो डिले हुआ है इट इज़ नॉट ऑन अकाउंट ऑफ आवर फैक्टर्स अंडर आवर कंट्रोल इन फैक्ट, क्योंकि हमने सेबी को अप्रोच किया था, थोड़ा क्लैरिफिकेशन देने में थोड़ी देर हो गई थी, उसी की वजह से हमने आरबीआई को लिखा पढ़ी भी की है। आई थिंक तो जो भी डिले होगा आई थिंक इसका टाइमलाइन एक्सटेंड करिएगा बोल के आरबीआई से कोई अभी तक कोई जवाब नहीं आया था मेरे ख्याल से। I think they should be falling in line with this delay, which is understood by not on account of the reasons for the bank as such. मिस्टर राममूर्ति, क्योंकि कुछ कंसर्न्स तो हैं ब्रांच एक्सपेंशन को लेकर, रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या किस तरह की कम्युनिकेशन आपको आरबीआई से मिली हो? ये रिस्ट्रिक्शंस कब लिफ्ट होंगी? अपना आईपीओ लिस्टिंग होने के तुरंत हम तो आरबीआई को अप्रोच करेंगे, कहीं कुछ उनका परमिशन के लिए, ब्रांच लाइसेंसिंग का एक्स्ट्रा को परमिट करने के लिए। उसके साथ में वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ हियरिंग पॉजिटिवली फ्रॉम आरबीआई। बिल्कुल मिस्टर राममूर्ति, क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो पर अगर देखें, पिछले साल आपकी ग्रोथ जो है 8% अराउंड देखने को मिली थी। क्रेडिट ग्रोथ को लेकर आगे चलकर आपके टारगेट्स क्या हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में या फिर एफवाई पर्टिकुलरली वित्त वर्ष की अगर बात करें तो ये टारगेट्स जो है वो डबल होते हुए एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स नजर आएंगे? I think we are confident of growing decently as in the past. In fact, our CAGR has been hovering around 10%. We should be able to post better growth when the economy is really decently poised as of now. चलिए ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राममूर्ति, हमसे आज बात करने के लिए, ये सारी चीजें अपनी कंपनी के बारे में समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 से 7 सितंबर तक के बीच में आईपीओ खुलेगा, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका मैनेजमेंट आपको एक व्यू भी दे रही थी कि क्या बड़े फीचर्स हैं और कितना बड़ा अग्रेशन वो अपने एक्सपेंशन को लेकर देखते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं क्योंकि ऑटो नंबर्स भी आने हैं। और ऑटो नंबर से पहले कल से हम देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स अच्छा चल भी चुके हैं और आज ये 2 दिन का ट्रेड था, जिसके बाद हम जब थर्सडे को लौटेंगे
तो ऑटो नंबर्स हो सकता है कुछ कंपनियों के सामने आ भी जाए। राजेश, फिलहाल यहाँ से कोई और ऑटो का ट्रेड आप रेकमेंड कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि मूव दिख चुकी है और एक बार नंबर्स के आने के बाद नया ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है और जिस तरीके से सारे ही ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड बना हुआ है, तो हमें लगता है कि अगर कोई नंबर्स में अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ तो भी हमें लगता है वो करेक्शन भी अगर मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी बाय करने के लिए। तो ओवरऑल तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। जैसे कि हम देखें M&M, तो M&M एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके के सेटअप बने तो हमें तो लगता है कि M&M में यहाँ पे अभी भी अगर कोई डिप मिलती है या करंट लेवल पे भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। 1450 1500 तक के पोजिशनल टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पोजिशनल बेसिस पे हमें लगता है आइशर मोटर के सेटअप को भी यहाँ पे देखना चाहिए। जिस तरीके से इसके डेली वीकली सेटअप बने हुए हमें लग रहा है कि आइशर मोटर यहाँ से एक अच्छा अपमूव बनाते हुए दिख सकता है। 3500 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें आते हुए दिख सकती है। तो कोई भी डिप भी मिलेगी तो इसको ऐड करें। 3300 के आसपास का स्टॉप लॉस है और आज जो फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है 4 व्हीलर स्पेस में अगर हम देखें तो मारुति में आज वापस से हमें 9000 के ऊपर के चाल बनते हुए दिख रही है और जिस तरीके से मारुति अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है और आज की क्लोजिंग अगर 9050 9000 के ऊपर भी होती है तो हमें लगता है कि मारुति यहाँ से एक फर्दर अपमूव को एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है क्योंकि काफी मल्टीपल टाइम स्टॉक ने 9000 9100 के आसपास अटेम्प्ट लिए और हम इस स्टॉक पे पहले भी डिस्कस किए थे कि अब जब भी ये 9000 के ऊपर अब क्रॉस करेगा तो स्टॉक एक अच्छी चाल 9400 9500 तक कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में वापस से एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है। तो मारुति भी हमारे यहाँ पे बाय रडार पे है। हम 8850 के स्टॉप लॉस से मारुति में बाय करने की सलाह देंगे। ठीक है, बिल्कुल। मारुति सुजुकी यहाँ पर या व्यू ये रहेगा एक टारगेट और मारुति के नंबर शायद मंथ मंथ थोड़े से आपको शायद म्यूटेड रह सकता है, लेकिन कंपनी की हमने जब शशांक शेखर से बात की थी उन्होंने क्लियरली कहा था शशांक श्रीवास्तव से कि अनमेट डिमांड है, यानी कंपनी के पास डिमांड की कोई कमी नहीं है, अनमेट डिलीवरी ऑर्डर्स है क्योंकि पीछे से उनके लिए कुछ दिक्कतें जरूर आ रही है। लेकिन इस बीच 2 व्हीलर स्पेस में वहां पर आपको शायद मंथ मंथ अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। आयशर मोटर जैसी सेगमेंट में यहाँ एक ग्रोथ मिल सकती है। एक बार सृष्टि से सारे सेगमेंट का डिफरेंट कैटेगरी के कैसे अनुमान रह सकते हैं, ऑटो सेल्स नंबर्स कैसे रख सकते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं। सृष्टि बताएं क्या अनुमान होना चाहिए, क्या बाजार एक्सपेक्ट करें? अगस्त सेल्स डेटा की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स एक बार फिर उम्मीद है कि वो अच्छे आंकड़े पेश करेंगी। वहीं अगर 2 व्हीलर की बात करें तो आने वाले फेस्टिव सीजन पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, उस पे देखना होगा। पर अगस्त महीने में जितनी उम्मीदें थी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा जो कि डीलर्स ने हाईलाइट किया है और ट्रैक्टर सेगमेंट को एक हिट मिला है क्योंकि कई सारे क्षेत्रों में जो बारिश थी वो अनुमान के मुताबिक नहीं हुई, जिसके चलते एक हिट था और साथ ही कि सीजनली वीक मंथ भी रहता है तो इसका भी एक असर देखने को मिलेगा। ये एक ब्रॉडर सेंस था, पर आइए थोड़ा गहराई से अब जानते हैं कौन से सेगमेंट में क्या उम्मीदें हैं। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर की दिक्कतें जो हैं कम होती नजर आ रही हैं। महीने दर महीने एक फ्लैट सेल्स की उम्मीद है हमें मारुति, टाटा और महिंद्रा की पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों से। पर सीएनजी सेगमेंट पे फोकस जरूर करना होगा क्योंकि कुछ डीलर्स ने हाईलाइट किया है कि बढ़ती कीमतों के चलते इस सेगमेंट को एक हिट मिला है। 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे 3 से 7% की उम्मीद लगा रहे हैं हम महीने दर महीने बढ़त की, जो कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स की बात करें तो पर रॉयल एनफील्ड के नंबर्स पे नजर डालनी होगी क्योंकि कुछ डीलर्स हाईलाइट कर रहे हैं कि इनकी न्यूली लॉन्च हंटर को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारी उम्मीद है कि 27% मंथ ऑन मंथ अपटिक देखने को मिले क्योंकि सेमीकंडक्टर की दिक्कतें भी धीरे धीरे करके आसान हो रही हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद है, महीने दर महीने एक फ्लैट ग्रोथ की उम्मीद करेंगे और ट्रैक्टर जैसा कि मैं बता रही थी कि एक सीजनली वीक मंथ रहता है, 8 से 10% महीने दर महीने की गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं एस्कॉर्ट्स और M&M के आंकड़ों से। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ट्रैक्टर सेल्स की अगर बात करें क्योंकि मॉनसून का एक इम्पैक्ट है जो कि ट्रैक्टर सेल्स पर जरूर पड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अगस्त के ऑटो बिक्री के आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए 2 व्हीलर सेगमेंट पर खास तौर से आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के साथ ही 2 व्हीलर स्पेस में काफी ज्यादा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखता है और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। करीब 3 से 27% की तेजी 2 व्हीलर सेगमेंट में, जहां पर बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, हीरो मोटो और टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक्स शामिल हैं।
दिख सकती है। तो इन स्टॉक्स पर ऑन टू व्हीलर सेगमेंट आपको खास नजर रखनी चाहिए और ऑटो बिक्री के आंकड़े भी अगस्त के जो हैं वो फोकस सबसे ज्यादा टू व्हीलर पर ही देखेंगे। लेकिन एबीबी इस स्टॉक को देखें, केपेक्स थीम है जिसके चलते काफी हद तक फोकस में रहा और एबीबी ऑटोमेशन पर एक बड़ी मात्रा में फोकस कर रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑटोमेशन पर फोकस है, सारे के सारे प्लान्स में ऑटोमेशन को बढ़ाने की पूरी कोशिश है, तैयारी है और कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें डिमांड जो है वो इंटैक्ट नजर आ रही है। ध्वनि 2% की तेजी है और एबीबी आज सुबह से ये स्टॉक को हम ट्रैक भी कर रहे हैं, अच्छी मजबूती है। मैनेजमेंट से भी बातचीत हमने की, टेक्निकली एक बार चार्ट चेक कीजिए। बिल्कुल, एबीबी का एक अच्छा सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे बना था वो 2850 के लेवल्स के पास बना था। उसके बाद एबीबी में हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम ही देखने मिला है। यहाँ पे स्पेशली मैं 24 अगस्त की जो कैंडल बनी है वो एक बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे सजेस्ट कर रही है। स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई ही बना रहा है कंटिन्यूअसली, तो इसमें डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम और भी है। इसमें जो ट्रेड करना रहेगा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करनी रहेगी, क्योंकि हमें एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे प्राइसेस का हम यहाँ पे एक अनुमान नहीं लगा सकते। एक परसेंटेज ग्रोथ जो रहता है प्राइसेस में वो पकड़ के चलना होता है इस तरह के स्टॉक्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे करंट लेवल्स पे भी डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग का सेंटिमेंट बनता है, क्योंकि जो ब्रेकआउट मिला है काफी स्ट्रांग है और ऊपर की तरफ में अगर हम एक ओपन इंटरेस्ट डेटा का भी यहाँ पे सहारा ले तो 3200 के लेवल्स है, वहां पे एक हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ऊपर फर्स्ट साइड जो ऊपर के टारगेट्स मिल रहे हैं वो 3400 के मिल रहे हैं। 3400 के ऊपर स्टॉक में हमें एक स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, तो आप कॉस्ट पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसको पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। वीकली पर भी यहाँ पे मोमेंटम का क्रॉसओवर हमें पहले ही मिल चुका है, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। ऑलराइट, संजीव शर्मा की जो कमेंट्री चल रही थी जिनके बारे में मानसी बता रही थी, हम संजीव शर्मा से हमारी सहयोगी ने बातचीत भी की थी कि किस तरह से ऑटोमेशन से डिमांड बढ़ रही है और एबीबी जैसी कंपनी को फायदा हो रहा है। आइए एक छोटी सी झलक ले लेते हैं। This particular factory and the extent of automation that we have carried out is one of our benchmarks for the country, and we have tried out several new concepts which are very unique for our manufacturing environment and the kind of labor mix that we have in our country, and it has succeeded very well. Like this UMI facility that we see right here? So like this is an Industry 5.0 concept wherein the robots are working alongside the workers in a very safe environment. So this is one, and we are very encouraged. We have achieved 40% higher productivity with this setup, and also we find that our energy consumption in this plant has reduced by 15%. Wow. And we also have 30% less space than we had before to produce double the products manufacturing that we used to deliver. So we have double the capacity, 40% improvement productivity and 15% reduction in the energy efficiency. ये तो हो गई एबीबी। इनफैक्ट आपको याद होगा कि कई महीनों से हम आपको कैपिटल गुड्स का जो तेजी है वो आपके साथ ट्रैक कर रहे हैं और ये बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल बैक्ड है। इसमें चार्ट से भी बढ़िया काम हो रहा है। लेवल्स देख के राजेश ने खुद यहाँ पे कई ऐसे ब्रेकआउट मोमेंट्स निकाले हैं और फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। एज फार एज ये देखिए 50% का गेन लास्ट 6 महीने में जो यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरह के कैपिटल गुड्स स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं हम यहाँ। एक स्टॉक है वैभव ग्लोबल, मिड कैप स्टॉक्स में आज भी इसमें तेजी है। कल इंट्राडे से लो से करीब 12-15% रिबाउंड किया था इंट्राडे, आज भी 7-8% ऊपर है। वैभव ग्लोबल को वो जो 2 दिन का ग्राफ आता है डायरेक्टर साहब वो चलाइए, डिस्कस करते हैं राजेश के साथ। राजेश, वैभव ग्लोबल HNI ट्रेडर फेवरेट है, 2 दिन से एक्शन ठीक ठाक हो रहा है, क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं इसमें? तो अजय जी देखिए, काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में हमने लोअर साइड पे एक कंसोलिडेशन देखा, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा और उसका ब्रेकआउट प्रीवियस सेशन में होते हुए दिखा विद वॉल्यूम एक्शन।
स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है आज के सेशन में अगर ये स्टॉक 360-65 के ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ से ये मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट टारगेट जो इसके इमीडिएट बनते हुए आ रहे हैं वो करीब 400 रुपए तक के अपसाइड हमें लगता है इसमें इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो काफी बड़े करेक्शन के बाद अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 12 मंथ के करेक्शन के बाद अब ये पहला एक रिवर्सल का सिग्निफिकेंट रिवर्सल का एक साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे ये जो मूव बना है, यहाँ पे पोजीशन जिन्होंने भी लिए लोअर साइड पे होल्ड रखे, स्टॉप लॉस को यहाँ पे अब ट्रेल करके हायर साइड पे 345 के आसपास रखे। और हमें लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम अब बना है स्टॉक में 400 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा और वो लेवल के ब्रेकआउट होंगे तो इसमें मंथली चार्ट पे भी एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन बनते हुए दिखेंगे और स्टॉक में और भी अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पे 400 रुपए तक के अपसाइड के लिए बाय करने की सलाह देंगे। करंट लेवल से बाय करिए आप 400 लेवल तक के टारगेट, तो ये बाय रिकमेंडेशन इन लेवल्स पर भी है राजेश की। ठीक है, इस बीच हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने ऑफकोर्स एक अच्छा सपोर्ट आउट परफॉर्मेंस यहाँ दिखाई और जिसके चलते आपने इंडेक्स पर ये लेवल्स को मेंटेन भी देखा। 1000 पॉइंट ज्यादा, लगभग 1100 पॉइंट की रैली आपको आज के दिन में दिख गई है। 3% की मूव आपको बैंक निफ्टी में दिख रही है और 16,700 के पास अगर राजेश आज ये 16,700 को क्रॉस कर भी चुका है और ये सस्टेन्ड रहता है अगले आधे घंटे भी, तो क्या कोई एक गैप अप का चांस भी आपको लगता है थर्सडे होना चाहिए या फिर यहाँ से आप थोड़ा कॉशियस भी होना चाहिए? क्योंकि हमने 2 दिन की यूएस मार्केट्स की मूवमेंट को डाइजेस्ट करके थर्सडे को रिएक्ट करना है। प्रियंका जी, 17,700 के लेवल के ऊपर सस्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि कल का जो फॉल था उसमें हमने देखा कि मार्केट में काफी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन 17,500, 17,600, 17,700 के स्ट्राइक पे एग्रेसिवली कॉल राइटिंग करी थी और आज उन्हें फोर्सफुली अपनी कॉल राइटिंग को यहाँ पे अनवाइंड करते हुए देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके के आज कॉल राइटर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं ये क्लियरली दिखाता है कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे एक आज के सेशन में प्ले आउट होते हुए दिख रही है। और अब हमें लगता है कि 17,500 जिस तरीके से आज मार्केट ने वापस से होल्ड आउट किया है और उसके ऊपर अब सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ से नेक्स्ट मूव अगर 17,700 के ऊपर हम सस्टेन करेंगे तो नेक्स्ट मूव यहाँ से वापस से 17,900 जो कि इसके प्रीवियस जो स्विंग आई थे वहां तक भी यहाँ से कैरी होते हुए दिख सकता है। तो अब अगला जो डे रहेगा, ट्रेडिंग डे, एक्सपायरी का दिन, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हम कल ग्लोबल क्यूज के जो भी इफेक्ट होंगे मार्केट में वो जरूर प्ले आउट होंगे, लेकिन हमें लगता है कि अब एक शॉर्ट कवरिंग होगा जो कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगा मार्केट में। और आज का जो मूव है वो क्लियरली ये दिखा रहा है कि यहाँ पे सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे थर्सडे को भी प्ले आउट होते हुए दिखेगा और 17,900 की तरफ भी मार्केट बढ़ते हुए दिख सकता है। 900 की तरफ मार्केट बढ़ते हुए दिख रही है, तो ऑप्शंस के ट्रेड अगर किसी को लेने हो तो गैप अप का फायदा ले सकते हैं। 17,800 की कॉल या आप 17,700 की कॉल यहाँ से भी लेवल्स पर बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं? तो बिल्कुल प्रियंका जी, 17,750 की कॉल ऑप्शन पे फोकस किया जा सकता है जो कि अभी 74 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। अगर हम देखें तो ये जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग के डेटा यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, ये कॉल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 125-130 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब इसमें 55 रुपए के आसपास। तो 17,750 की कॉल को हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे और कैरी करने की सलाह देंगे बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। 17,750 की कॉल, करंट मार्केट प्राइस इसकी क्या बता रहे हैं आप? 74 रुपीस पे ट्रेड कर रही है, उसमें हम 55 रुपीस का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट होंगे इसके 125 से 130 तक के। 750 की कॉल इस वक्त खरीदने की राय यहाँ पर जो कि 74 रुपए के दाम पर मिल रही, 125 तक के टारगेट्स यहाँ पर राजेश जी मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर देखे जा सकते हैं। केमिकल प्लेज में ध्वनि केमिकल स्टॉक्स हो चाहे स्पेशलिटी केमिकल कैटेगरी के स्टॉक्स हो, अच्छे खासे चल गए और अब एंट्री पॉइंट जो है वो ढूंढना एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो कि केमिकल में अभी पॉजिटिव एंट्री पॉइंट्स दिखा रहे हैं, उनमें एक है रोजारी बायोटेक। इस स्टॉक में करीब 4% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है 986 के लेवल्स पर। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अच्छी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 महीने के ट्रेंड को देखें, जितना ये नहीं चला था उतना पिछले 5 से 10 ट्रेडिंग सेशन में चल चुका है। रोजारी बायोटेक पर आपकी राय क्या होगी? हमने पहले भी स्टॉक स्टार्टिंग में मैंने जब रिकमेंडेशन दी तो एक चैम्बल फर्टिलाइजर था जहाँ पे एक अच्छे खासे यहाँ पे बाई के लेवल्स दिख रहे थे। रोजारी में भी अगर हम देखें तो एक नीचे सपोर्ट लेवल अच्छा इसमें बना हुआ है 840 के लेवल्स के पास। 840 के लेवल्स के ऊपर हमें एक अच्छा अप मूव भी देखने मिला था। सेकंड सपोर्ट लेवल इसने जो 908 का लेवल बन रहा है वहां पे बनाया है। वहां से आज का जो पर्टिकुलर इसका मूव है तो हमें एक अपवर्ड ब्रेकआउट मिला है जो हमें पिछले कुछ 10 या 15 दिन की कंसोलिडेशन जो देखने मिली थी
उसके ऊपर का एक मूव यहाँ पे देखने मिला है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके अंदर बाय के रिकमेंडेशन बनते हैं और करंट लेवल से भी इसके अंदर फ्रेश एंट्री करी जा सकती है। फर्स्ट टारगेट एक थोड़े से कंजर्वेटिव साइड पे रहेंगे क्योंकि वो एक स्विंग हाई है जिसको हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो 1025 का बन रहा है। 1025 के ऊपर अगर हमें इसमें एक कन्विक्टिंग लाइक क्लोजर मिलता है तो हमें उसके ऊपर जो लेवल्स मिलते हैं वो 1155 के लेवल्स मिल रहे हैं, जहां तक हमें इसमें एक मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा रोज़ारी बायोटेक पे आपका व्यू धोनी का। चलिए, इस बीच अब हमारे साथ संजीव वसीम जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो बाजार पर इस पर क्या व्यू रख रहे हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी, आपके सारे ही ऑटो स्टॉक्स तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, इनफैक्ट सभी सेक्टर में अच्छी खासी तेजी है। अब हम बात करें कि क्या, देखिए मोर इज लेस, जितना ज्यादा मिल जाए उतना ग्रीडी हो जाता है इंसान। 17,700 का अब ये लेवल जब देख लिया तो क्या थर्सडे तक या इस एक्सपायरी तक 17,900 भी दिख रहा है आपको? मुझे आपके 18,000 वाली बात तो याद है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स हम लेना चाह रहे हैं। आप छोटे छोटे स्टेप्स कहाँ ले रहे हो? आप तो 16,500 कह रहे थे सबसे आएगा, तो छोटा स्टेप थोड़ी हुआ, वो तो 1000 पॉइंट का फॉल था। तो सारे एनालिस्ट रह गए मैडम, ऐसे नहीं शेयर बाजार चलता। शेयर बाजार देखने के लिए बहुत बारी बाल घुमाने पड़ते हैं। मेरे 4 बारी बाल आए और चले गए। इतनी आसान होता ना 1000 पॉइंट का फॉल, तो कोई डीलिंक नहीं है। दिस इज टोटल डी कपलिंग। 18,000 तो एक नंबर है, 19, 20, 21,000 आने वाला है इस साल में ही। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ ब्लॉकबस्टर रैली because the foreigners are left out. Everything is priced in, whether the Fed and the rates and bond yields. If you don't have ownership of stock, then it's very difficult for any fault not to be bought into. And that is what the market is telling you. Buy the fear and you will make money. In just 2 days, you have got a 700-point rally from yesterday's lows. This is called a move. अब आपके अपडेट दे दूं, इंडसइंड बैंक कल आपको 1058.60, गोदरेज प्रॉपर्टी 1365.20 पे आपको अल्ट्राटेक, एचडीएफसी बैंक आज भी कल भी दोनों दिन का, बॉश, डीएलएफ, जीएमआर, जुबिलेंट फूड। द लिस्ट इज एंडलेस। अगर पार्टिसिपेशन ही नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो आप फिर टीवी देखते रह जाएंगे। इसलिए अगर ईटी स्वदेश से जुड़े हैं तो संजीव वसीम को देखिए और मंदी का फायदा उठाइए जब आती है मौका लेने का। अब आपके लिए 2 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल संजीव जी, तुसी तो पढ़ी लिखती है गल, पर कोई बात नहीं। वो बात मैंने आपसे बताया था ना कि वो, क्योंकि हमारे वो एक्सपर्ट जो सामने थे वो बियरिश व्यू रखते थे, उनसे भी समझना जरूरी था। शॉर्ट वालों को भी तो पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए। नहीं प्रियंका जी, थोड़े नाल नहीं मजाक करांगा तो फिर और की लत खींचागा। हाँ जी, तुसी कर सकते हो। हाँ जी, दसो आज की कॉल। No offense meant, just a little bit of casual banter which we say. Absolutely. So it can only be done with people when we are tracking every day. Anyway, there is no highs and lows. If you don't participate and you miss the bull run, then there are enough people on the sidelines who are calling for whatever reason. Now the first pick, आज की पहली pick is Aarti Industries. See, I have recently interacted with the management. I was very bullish all the way from 725, 750 levels. But they are saying in their new business, which they are seeing, they are doing extremely well in the chemical, specialty chemical space. Secondly, their the business which is second in line after DV's Lab is doing excellently. That is the processing of the name is slipping out as a term, but on the pharma side also they are seeing lot of demand. So at 830 this stock is giving you a very good entry point. I have a target of 885 and then 900 and a stop loss of 810. Second pick is PFC, the second largest power finance company, and power financiers are in the best space because recoveries are sharp or state electricity corporations are buying power beforehand, and dividend yield इसमें 2.25 रुपए का है। तो इसमें 19 रुपए में आप लीजिए, 2 रुपए 25 पैसे डिविडेंड है। ये 140 रुपए जाएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। 114 रुपए का स्टॉप लॉस। संजीव जी, ये सारी की सारी कॉल्स आप बता रहे हैं, हम नोट भी कर रहे हैं, लेकिन जो पिछली आपने कॉल्स दी हैं वो भी सारी चल गई हैं। रियल एस्टेट धुआंधार तेजी दिखाया जा रहा है, वन साइड अप मूव दिख रहे हैं। सीमेंट प्ले में भी, रोड एंड इंफ्रा पर भी आपने राय दी थी, और आपका टाइटन जो आपने रेकमेंडेशन दी थी लगातार चले जा रहा है। आज देखिए डे हाई ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ, क्या यहाँ पर डटे रहे? कोई एंट्री लेवल तो मिलेंगे नहीं इन पर अब?
बिल्कुल मानसी जी, अच्छे शेयर कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले एफआईज वही लेंगे जो उन्होंने बेचा है। तो जो 15,500 में उनको ब्रोकरेज कॉल्स ने बिकवा दिया था, वो अब 18,000 पे लेंगे, और 18,200 जैसे क्रॉस होएगा वो और दबा के लेंगे। तो डोंट वरी, ये 2-3 दिन की वॉलेटिलिटी आपका फ्रेंड है अगर आप हमें फॉलो करते हैं, लेकिन बाजार का रुख और अच्छे शेयर आपको वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको क्वालिटी स्टॉक्स ही ज्यादातर बताता हूँ। और अब तो आप देख ही रहे हो, आज तो शॉर्ट कवरिंग से ज्यादा किस दिन आपने देखा 500 पॉइंट की मूव, ऑलमोस्ट 500, 457 पॉइंट। इट्स अ ह्यूज मूव, और ऑन द बैक दैट ग्लोबली स्टिल क्यूज आर वेरी वेरी वॉलेटाइल। सो आई थिंक इंडिया इज अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। सो ऑल आई कैन से थम्स अप। क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया समय पे संजीव जी हाथ पकड़ लेते हैं आके, रिटेल इन्वेस्टर का एक ढांढस बंधाते हैं कि देखिए पैनिक मत करिए और अपने देश के ऊपर भरोसा करिए, यहाँ का मार्केट बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है और हो भी रहा है। देखिए क्या जबरदस्त इंटरडे रिकवरी कल आई, आज की रिकवरी 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी कल के लो से बढ़ गया है, और अपने स्टॉक कॉल्स भी देते हुए संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने प्रियंका ने पंजाबी में गल्ला कर दी वो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन हम प्रियंका से बाद में पूछ लेंगे। मैं समझ नहीं पाया, आपको अगले हफ्ते समझाऊंगा जब आपके साथ चाय पीऊंगा, और फिर उसके साथ मैं जो इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे। That would be a pleasure, संजीव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि और राजेश भी हमारे साथ हैं। बाजार बंद होने में 20 मिनट रह गए, और जरा इंट्राडे ग्राफ लेके आइए निफ्टी सेंसेक्स का। लास्ट के 5 मिनट में एक अपटिक देखने को मिला है। इंट्राडे ग्राफ लेके आइए रेटे साहब, निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों का। शॉर्ट कवरिंग की बात राजेश, हाँ ये देखिए जो लास्ट का 5 मिनट है ना, उसमें आपको एक अपमूव आया है, ऑलमोस्ट 40,000 बैंक निफ्टी जाते हुए। कुछ बीटीएस ले जाने का मूड है के भरोसे पे राजेश? नहीं, राजेश तो कह रहे हैं 17,900, 17,600, 700, 700 जयकार हो रही है, बाजार ऑलरेडी गणपति का जय जयकार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही में ये तो जयकार है। BTS अभी हमने 17,750 का जो कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह दी थी 74 रुपए, वो 101 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 25 रुपए का मूव पिछले 5-7 मिनट में ही देखने को मिला इस ऑप्शन में। हम 125-130 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कॉल ऑप्शन में। तो बिल्कुल लॉन्ग साइड का ही ट्रेड कैरी करना है, क्योंकि 17,700 के ऊपर मार्केट का सस्टेन होना एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग को यहाँ पे वापस से ट्रिगर होते हुए दिख रहा है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि अब 17,700 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो यहाँ पे एक्सपायरी के दिन भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आते हुए दिख सकता है। 17,900 की तरफ भी निफ्टी यहाँ पे मूव करते हुए दिख सकता है थर्सडे के सेशन में। तो 17,750 के कॉल ऑप्शन में बिल्कुल बने रहे, और हमें लगता है कि अब यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे BTST किया जा सकता है। जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में होते हुए दिख रहा है, और बैंक निफ्टी जिस तरीके से एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक में 915-920 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है नेक्स्ट सेशन में। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 870-875 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है ऑटोमोबाइल स्पेस से, अशोक लीलैंड को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। अब ये काफी मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद अब ये 150 के ऊपर वापस से ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, और ये एक लगाड़ था ऑटोमोबाइल स्पेस में जिसमें कि एक रैली देखने को नहीं मिली थी। हमें लगता है कि इस बार के जो ब्रेकआउट में अब अशोक लीलैंड में मिले हैं, ये 165 की तरफ कैरी होते हुए दिख सकते हैं। तो 151 के स्टॉप लॉस से अशोक लीलैंड भी हम यहाँ पे BTST करने की सलाह देंगे। और राइट, तो यहाँ पर तो राजेश का तो बुलिश व्यू है, ध्वनि से भी उनके BTST ट्रेड समझेंगे। लेकिन आज का दिन एक खास दिन भी है अदानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए। इनफैक्ट लगातार आप मूव में है अदानी ग्रुप स्टॉक्स, और गौतम अदानी से जुड़ी एक न्यूज भी अपने व्यूअर्स को बताएंगे। गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए। कैसे कमाल उन्होंने कर दिखा, डिटेल्स के साथ जुड़ गए हर्ष, एक बार समझते हैं। जी हाँ, अब ये न्यूज़ काफ़ी गर्व की बात है कि गौतम अदानी नंबर 3 वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, नंबर 3। अब ये पहली बार कोई एशियन और इंडियन नंबर 3 स्पॉट को ऑक्यूपाई कर रहा है। कभी भी पास में नंबर 1, 2, 3 कोई भी एशियन या इंडियन ने ऑक्यूपाई नहीं किया, तो ये इटसेल्फ एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा है कि उन्होंने फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ट को के आगे गए हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ट का वेल्थ अब 136 बिलियन पे, गौतम अदानी का 137 बिलियन पे। उनके आगे रहे सिर्फ इलॉन मस्क और जेफ बेजोस, जो कि टेस्ला के फाउंडर है और जो कि अमेजॉन के फाउंडर है। जब हम देखने जाए इंडिया में तो नंबर 1, 2, 3
पहले तो ऑफ कोर्स अब गौतम अदानी आते हैं 137 बिलियन पे उनका वेल्थ, फिर आते हैं मुकेश अंबानी 92 बिलियन पे उनका वेल्थ, और वो 11th आते हैं वर्ल्ड में, और नंबर 3 आते हैं 47th वर्ल्ड में, जो कि अजीम प्रेमजी है, जिनका करंट वेल्थ अराउंड 25 बिलियन डॉलर्स है। तो काफ़ी गैप फर्स्ट 2 और थर्ड वाले के बीच में। जब हम देखने जाए तो ये उनका जो 61% से वेल्थ बढ़ा है, ईयर टू डेट बढ़ा है, उनका 61% वेल्थ इसीलिए बढ़ा है क्योंकि उनके स्टॉक्स काफ़ी रैली हुए हैं। जब हम अदानी पावर को देखें तो 4 टाइम्स गया है ऊपर अदानी पावर, अदानी विलमार 3 टाइम्स ऊपर गया है, अदानी ट्रांसमिशन डबल हुआ है, अदानी टोटल गैस भी डबल हुआ है, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन एनर्जी दोनों ने 80% प्लस गेंस देखा है, और ये ईयर टू डेट है सारे के सारे। तो ये सारे स्टॉक्स काफ़ी एक अच्छी रैली में, जिसके वजह से गौतम अदानी का वेल्थ सर्ज हुआ है, जिसकी वजह से उनका वेल्थ अब, उनका नेटवर्थ जो कहते हैं अब 137 बिलियन पे। सो क्यों ना हो, प्रमोटर होल्डिंग हाई है बहुत सारे स्टॉक्स में, वो डेटा वापस लेके आते हैं। और दूसरा, स्टॉक्स चल भी रहे, आप अदानी एंटरप्राइजेस देखिए, एनर्जी स्टॉक्स उनके काफी ग्रुप स्टॉक्स में काफी तेजी है। अगर यहां से भी एंट्री लेनी हो, आज थोड़ा अदानी पोर्ट्स थोड़ा सा नर्म है। ध्वनि, कौन से अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अगर मोमेंटम चेज करने का मूड है किसी ट्रेडर का, आपके हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट कौन से हैं पूरे पैक में? बिल्कुल, यहाँ पे अदानी पैक में अगर हम देख रहे हैं तो आज इंट्राडे मूव्स में हमें एक अदानी एंटरप्राइज है, वहां पे हमें एक यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है लास्ट के एक आधे घंटे में। दूसरे अदानी ग्रीन को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वहां पे भी हमें एक थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ का मूव देखने को मिल रहा है, बट मेरा कन्विक्शन यहाँ पे ज्यादा अदानी ग्रीन में बन रहा है, क्योंकि अदानी ग्रीन के अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट्स पुल करके आते हैं तो यहाँ पे एक हमें अपसाइड मोमेंटम और जो क्रॉसओवर्स है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। आज का जो हमें एक यहाँ पे 4.5% का मूव मिला है, इसको एक फर्दर अपवर्ड कंटिन्यूएशन डेफिनेटली मिलेगा। जो फर्स्ट टारगेट्स यहाँ पे हमारे बन रहे हैं अदानी ग्रीन में, तो 2980 तक का एक फर्स्ट टारगेट बन रहा है। जो प्रीवियस इसका स्विंग हाई बना था, वहां पे कंसोलिडेशन जो बनता है, उसी कंसोलिडेशन के एवरेज को हम पकड़ के चल रहे हैं फर्स्ट टारगेट की तरफ। और डेफिनेटली एक नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा, तो हम लोग 2440 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी यहाँ पे फेवरेबल बन रहा है अदानी ग्रीन का, तो अदानी ग्रीन में यहाँ पे करंटली बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। और उसके अलावा BTST जो हम देख रहे हैं, तो मैं BTST कॉल्स आपको बता दूं अगर आपकी परमिशन है। बताएं ध्वनि प्लीज। सो BTST में सबसे पहले यहाँ पे मेरी नजर जा रही है हिंद पेट्रो पे। हिंद पेट्रो में अगर हम यहाँ पे इसका इंट्राडे चार्ट पुल करके आते हैं तो लास्ट हाफ एन आवर में यहाँ पे हम देखते हैं तो एक वॉल्यूम्स का अच्छा खासा यहाँ पे एडिशन देखने को मिला है। जो इसकी प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन थी उसमें अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो वहां से एक ब्रेकआउट लेवल बन रहा है। करंट लेवल से हिंद पेट्रो में एक बाय की रिकमेंडेशन बनती है। ऊपर की तरफ में फर्स्ट टारगेट इसके बन रहे हैं, तो कल के सेशन में हमें 252 के जो फर्स्ट लेवल्स है वो देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल्स पे बाय करके नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। उसके अलावा ऑटो पैक में हम आज देख रहे हैं कि अच्छी खासी एक यहाँ पे अपमूव देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट सारे ऑटो स्टॉक्स है वो अच्छे खासे चल चुके हैं, बट टाटा मोटर्स में अभी फिलहाल हमें वॉल्यूम्स और एक ब्रेकआउट लेवल विटनेस करने को मिला है। तो टाटा मोटर्स में भी करंट लेवल हाई की रिकमेंडेशन रहेगी। तो फर्स्ट टारगेट इसके अंदर बन रहा है तो 486 का फर्स्ट टारगेट बन रहा है। और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस आप 465 का मेंटेन करें। ओके, तो चलिए BTST कॉल्स भी ध्वनि की तरफ से टाटा मोटर्स पर 471 के लेवल्स पर 4% की तेजी पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड करता हुआ हम देख रहे हैं। यहाँ पर इंडेक्स में 17,750 के पार, निफ्टी में करीब 450 अंकों की बढ़त नजर आ रही है। वहीं सेंसेक्स तो 1500 अंकों की तेजी दिखाते हुए 59,520 के लेवल्स के पास ट्रेड करता हुआ और 1200 अंकों की बढ़त। बैंक निफ्टी में भी आउट परफॉर्मेंस की बात हमने आज सुबह भी आपके सामने रखी थी और वो आउट परफॉर्मेंस जो है इस वक्त बाजार में दिख भी रही है। इस बीच BSE के स्टॉक्स जहां पर परफॉर्मेंस नजर आ रही है, IT इंडेक्स आज हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहा है। BSE IT के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी नजर आ रही है। माइंडट्री के काउंटर को देख लीजिए, अच्छी तेजी के बीच परफॉर्म करता हुआ। टेक महिंद्रा थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट की तरफ से राय थी, एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा जा सकता है। स्टॉक में अच्छे मूवमेंट्स नजर आ रहे हैं। PSU इंडेक्स में देखें यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
आज सुबह स्टॉक पर डिस्कशन हमने की थी, बीएमएल पर डिस्कशन हमने की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती, करीब 4% की तेजी, और एसबीआई में भी अच्छे मूवमेंट। यहां पर चीनी स्टॉक्स की मिठास लगातार बढ़ती हुई, बलरामपुर चीनी इस स्टॉक को देखिए करीब 3% की तेजी के बीच ही ट्रेड करता हुआ। वहीं पावर इंडेक्स आज सुबह से ही अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, और इस स्टॉक में इस सूची में अदानी पावर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स, पावर ग्रिड में भी अच्छी तेजी पर कामकाज नजर आ रहा है। तो बाजार का मूड माहौल बेहद पॉजिटिव, और ऐसे पॉजिटिव माहौल में बजाज ट्विंस में भी अच्छी तेजी आप देखेंगे। राजेश जी, बजाज फिनसर्व का स्टॉक करीब 5.5% की तेजी। आज जब ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत हुई, टॉप परफॉर्मिंग बजाज फिनसर्व था, और दिन भर ये मूवमेंट जो है पॉजिटिवली इस स्टॉक ने कायम रखी, और इस वक्त भी टॉप परफॉर्मिंग, और इसी मिनट हमने देखा ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है। क्या कहेंगे, 5-5.5% की बढ़त है? तो मानसी जी देखिए, स्टॉक का बिहेवियर तो यहाँ पे बुलिश ही है, और जिस तरीके से स्टॉक में एक पिछले दिनों में हमने देखा थोड़ा सा एक करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग, माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग था, तो वहां पे यहाँ पे अब आज के मूव के बाद वापस से रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमें लग रहा है जिस तरीके के मूव आज बने हैं, अब ये स्टॉक में नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट हमें लग रहा है 17,400 तक इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है यहाँ पे होल्ड रखा जा सकता है। 16,800 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, और अपसाइड के टारगेट 17,400 तक आते हुए दिख सकते हैं। वहीं बजाज फाइनेंस में भी बात करें तो बजाज फाइनेंस में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक अब 7300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है अगर ये इसके ऊपर बने रहेगा तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट बनना चाहिए 7440 के आसपास आते हुए दिख सकता है। बजाज फाइनेंस पे भी पोजीशन लॉन्ग कैरी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे ट्रेल करने की सलाह देंगे हायर साइड पे 7220 के आसपास। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये बजाज फाइनेंस पर एक व्यू रहेगा। इस बीच आज सारे पावर, एनर्जी, इन स्टॉक्स में भी अच्छी मूव है, लेकिन क्या यहाँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी को आप एक बार के लिए बुक करने की सलाह देंगे? ऊपर से थोड़ा नीचे भी आया राजेश। तो प्रियंका जी देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में मूव काफी अच्छा बना है आज के सेशन में, और आज जिस तरीके से मूव बना है अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे चैलेंज करते हुए दिख रहा है स्टॉक का प्राइस। हमें लगता है यहाँ पे 240, 345 इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि जिस तरीके से इसके ओवरऑल सेटअप बने हुए, स्टॉक एक बुलिश जोन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 345 का लेवल इसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो फिर हमें लगता है कि प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ भी ये बढ़ते हुए दिख सकता है, जो कि इसके थे करीब 385 के आसपास, वहां तक के अपसाइड के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे, बट इसमें अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 345 का ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर वापस से इसमें पोजीशन ऐड की जा सकती है 385 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस करंट लेवल से अभी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे 335 के आसपास। ठीक है, ऑलराइट, एब्सोल्युटली। तो क्या इंडस्ट्रीज, एक ये भी स्मॉल कैप में स्टॉक देखे जहां पीछे के कुछ मिनटों में तेजी बड़ी देख रहे हैं, क्या इंडस्ट्रीज पर इस पर क्या व्यू होगा? ये पिछले हफ्ते हमने रिकमेंड भी किया हमारे एक्सपर्ट्स ने शो पर। ध्वनि, KEI इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आज सारे ही चार्ट्स में हमें बहुत अच्छी बुलिश मूव देखने को मिली है। इस पर्टिकुलर स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक अपवर्ड मोमेंट ही देखने मिला है। वीकलीज या मंथली चार्ट्स को भी अगर पुल आउट करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल से भी इसके अंदर डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम्स भी है, तो अगर हम पिछले सेशंस में देखें तो वॉल्यूम्स का भी अच्छा खासा एक यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। तो करंट लेवल से इसके अंदर बाय रिकमेंडेशन बनती है। और इसके जो फर्स्ट टारगेट्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो पहले की जो एक कंसोलिडेशन इसने रीजन बनाई थी, तो वो करीब यहाँ पे हमें 100 पॉइंट्स के कंसोलिडेशन रीजन देखने को मिली थी, जो 1450 के लेवल्स के ऊपर इसका हमें ब्रेकआउट मिला है। तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 1550 का रहेगा, क्योंकि वो कंसोलिडेशन जो बना है वो डेफिनेटली यहाँ पे एक उसका स्पॉट हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 1550 का बनता है। तो यानी अब तो ये जो आप चार्ट्स पे बता रहे हैं सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में मूव आपको दिख रही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी। चलिए एक बार फिर से एक रिकैप व्यूअर्स को बताएं, जो हम लगातार बता भी रहे हैं। निफ्टी कल के जो लोअर लेवल्स थे, जब ऊपर खुला ही जब गैप डाउन पे था, लगभग 400 पॉइंट्स का गैप डाउन देखा था हमने, वहां से लेके अब तक आप देखें तो 600 पॉइंट्स रिकवरी दिखा चुका है। बैंक निफ्टी जिन लेवल्स पर कल जो कल उसका डेलो था, वहां से लगभग आपको 1600 पॉइंट्स की रिकवरी बैंक निफ्टी दिखा चुका, और सेंसेक्स में तो लगभग 2100 से भी ज्यादा 2200 के आसपास की मूव आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिल चुकी है। तो बड़ी मूव आपको इन 2 दिन में सिर्फ देखने को मिली है। यानी अगर पिछले हफ्ते एक महीने में जो गेन्स आपको नहीं भी मिला, क्योंकि हम
अगस्त और सितंबर 2 एक्सपायरी की बात कर रहे थे अजय पिछले हफ्ते भी कि 10-11% इन दो एक्सपायरी में दे दिया, जो एनुअली कई पीएमएस का कई लोगों का एक एवरेज रिटर्न होता है। नहीं देखिए, ये आपने जो बात उठाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसको इस तरीके से देखना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप पीएमएस के रिटर्न की बात कर रही हैं वो एनुअल रिटर्न होते हैं, वो इन्वेस्टर के लिए होते हैं। जो हम जब हम सीरीज की रिटर्न की बात करते हैं वो ट्रेडर्स के लिए होता है। सीरीज में 10% नेगेटिव भी होता है। ये जो डेटा आज के स्क्रीन पे आया है ये इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव में रखना, क्योंकि क्यों आपको भीषण गिरावट में आपको बाय करने का अटेम्प्ट करना चाहिए। अपना स्टॉप लॉस देख के, अपनी बैलेंस शीट साइज में कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं एमटीएम लॉस वो देखते हुए, लेकिन कुछ तो करें। कल 600 पॉइंट, कल के लो से 600 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। निफ्टी 25 शेयर का लॉट साइज है, 1500-1600 पॉइंट। आपने 2 लॉट भी लिए होते तो भी आपके पैसे बने होते, बहुत बने होते कम से कम। सो पॉइंट ये है कि एक तो होता है पैनिक करके बाजार में भाग जाना, सब बेच दें। एक होता है कि रिस्क मैनेजमेंट देख के, लेवल्स देख के, हमारे पास राजेश, ध्वनि जैसे और भी बहुत सारे, कहीं ना कहीं आप आइए तो बिल्कुल। और ये आपको रिटर्न 2 दिन में हुआ है, तो खैर ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना जरूरी था। बिल्कुल, तो ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना जरूरी था और ये तेजी अभी बनी रहेगी। 18,000 तक की बात हो रही है, 19,500 तक की बोफा बात कर रहा है। और राजेश भी हमें बता रहे हैं 17,900 तो आप गुरुवार को भी दे सकते हो। उन्होंने तो कॉल भी खरीदवाई थी 17,700 की, जो 17,750 की जो कॉल करवाई थी उसमें आई थिंक 30 से 40 रुपए का प्रीमियम मिला है। राजेश अभी भी होल्ड कर लें या फिर एक बार के लिए बुक कर लें? अभी भी हम 25 रुपीज के प्रॉफिट थे उस कॉल ऑप्शन में, तो हमें लगता है होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम तो यहाँ पे रहेगा और शॉर्ट कवरिंग का मूव कैरी करना होते हुए दिख सकता है। तो कैरी करें और कॉस्ट पे स्टॉप लॉस को ले आए, ये स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी, ताकि आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। तो आपको स्टॉप लॉस को 75 रुपीज पे ले आए, जहां पे हमने बाय किया था इस कॉल ऑप्शन को। और राइट, तो यहाँ तो बाय करने की सलाह रहेगी। कई सारी स्टॉक पिक्स हमने स्टॉक रिकमेंडेशन दी, ध्वनि ने भी अपने बीटीएसटी ट्रेड्स ऐड किए। ध्वनि, एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन सेक्टर्स आपको लग रहा है बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे या फिर ऑटो होंगे, कौन से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन स्पेस दिख रहे हैं गुरुवार के लिए भी? गुरुवार के लिए अगर हम देख रहे हैं तो बैंक डेफिनेटली यहाँ पे एक मेरा फर्स्ट सिलेक्शन बनेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के यहाँ पे अगर हम डेटा भी देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक ओआई डेटा का भी जो एडिशन बोलते हैं, तो यहाँ पे एक 9.5% का बैंक निफ्टी में ओआई डेटा का एडिशन हुआ है। और सेकेंड कन्विक्शन मेरी जो बन रही है वो ज्यादा रियलिटी में बन रही है, क्योंकि रियलिटी में जैसे मैंने कहा कि ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, तो बैंकिंग और रियलिटी ये दोनों मेरी अगले गुरुवार के लिए नजर रहेगी। एक बार फिर से आप रिव्यू करना चाहेंगे क्या राजेश आईटी पैक को? क्या अब भी यहाँ पर कुछ और नई पोजीशंस ऐड होती दिख रही है, जो स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट दिख रहा हो? क्या आपको थोड़ा बहुत कन्विक्शन इस पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा हो कि ये भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है? तो स्पेशली देखें तो आईटी स्पेस में हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी स्पेस यहाँ पे अट्रैक्टिव बनी है, और जिस तरीके के मोमेंटम आज मिड कैप आईटी स्पेस में लाइक माइंडट्री, नौकरी और अगर हम देखें परसिस्टेंट, ये स्टॉक्स में हमें लग रहा है जिस तरीके के आज मोमेंटम बने, कोफोर्ज को भी इसमें ऐड किया जा सकता है। ये स्टॉक्स हमें लगता है कि मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि अभी भी आईटी सेक्टर एज ए होल अभी भी वीक जोन में है, बट कहीं ना कहीं लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल इंटैक्ट है आईटी स्टॉक्स में। तो हमें लगता है कि पहले यहाँ पे मिड कैप आईटी को यहाँ पे चेस करना चाहिए, और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक्स एक अच्छा मोमेंटम बनाते हुए दिख सकते हैं। तो हमारी प्रेफर्ड चॉइस यहाँ पे रहेगी, पहला तो हम एलटीटीएस, जो कि हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिकमेंड कर चुके हैं, हम काफी बुलिश है एलटीटीएस पे, और हम लॉन्ग टर्म के चार्ट टारगेट तो इसमें 4,500 तक एक्सपेक्ट करें, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें लगता है 3,900 तक के अपसाइड आते हुए दिखेगी। और दूसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पे कोफोर्ज का है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोफोर्ज में जिस तरीके से आज मोमेंटम बने हैं, ये स्टॉक में यहाँ पे 3650-3700 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 3490 के स्टॉप लॉस से कोफोर्ज पे भी बाय करने की सलाह रहेगी। एलटीटीएस, कोफोर्ज, ये दो आपको यानी मिड कैप आईटी पर कन्विक्शन बेटर दिख रही है। एक बात तो बोली जाती है गणेश चतुर्थी के लिए भी, इस समय के लिए, इस भक्तिमय माहौल के लिए भी, कि गणेश जी जब आते हैं यानी गणेश चतुर्थी जब आता है तो बारिश भी फिर से वापस लेके आते हैं। या तो नोटों की बारिश आपको मार्केट में दिख रही है। क्या बात कही आपने, नोटों की आपने बारिश, दिल खुश कर दिया ये बात कह के। नोटों की बारिश, ये ऐसा शब्द है कि इसको सुन के एक मन में तस्वीर आती है। तो आज ट्रेडर्स तो खुश होंगे ना। बिल्कुल, नहीं, जबरदस्त तेजी। आप देखिए स्क्रीन क्या कह रहा है, और लास्ट के 15 मिनट में देखिए कैंडल वापस बन रही है। Correct. मेरी उम्मीद ये थी कि 2 दिन के बाद तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए। राजेश भी यही बोल रहे हैं, इनफैक्ट सही बोल रहे हैं राजेश, की पार्शियल प्रॉफिट लेके जाइए, लेकिन बाजार कुछ और कह रहा है। ध्वनि भी यही कह रही थी कि भाई इतनी जबरदस्त तेजी में पार्टिसिपेट कर लिए, थोड़ा मुनाफा लेके जाइए। बट ये
मैंने आपको कल भी बताया था शायद कि जो फोमो था ना, वो जो मिस कर गए वो गिरने नहीं देंगे बाजार को। और बहुत बड़े हिस्से मैं जानता हूं, मैं अभी विदेश होके आया, लंदन में एक से एक बड़े बड़े अल्ट्रा HNI बैठे हैं जो इंडिया में ट्रेड करते हैं, और वहां इतनी मिस आउट फीलिंग है। वो मिस आउट फीलिंग जो है ऐसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है। आप 10 लोगों से बात करिए बाजार की, उसमें से 6 बोलते हैं बहुत चल गया, गिरना चाहिए। अभी टेबल थंपिंग बुल्स आए नहीं है। जब आपको आपका गली का ग्रोसर जो है बताएगा मैडम कौन सा स्टॉक बता रही है आजकल, तब बेचिएगा माल। तो ये मिस्ड आउट फीलिंग भी काफी हद तक इंडिकेटिंग होती है कि डिप्स आएंगी ग्लोबल ट्रिगर्ड, बट वो छोटी आएंगी, शैलो आएंगी और प्रोलॉन्ग नहीं रहेंगी। जैसे मंडे को आई थी, एक छोटी सी आई, एब्जॉर्ब हो गई। करेक्ट, बिल्कुल। चलिए, तो बिल्कुल आज सारा दिन का ये जो एक्शन है, दिन भर आज बाजार ने सिर्फ मौके ही मौके खरीदारी की थी, जिसे भी लगा कि शायद तेज हो गया, उसके बाद भी आपने और ऊपर के लेवल देखे, और इंडेक्स एक बड़ा यहाँ पर एक इंडिकेशन भी है, इंडेक्स इससे बड़ा वैलिडेशन क्या आपको देगा। लेकिन आज दिन भर के मूव को मानसी एक बार हमें समझा रही है कि कौन से सेक्टर से शुरुआत हुई, कहां से मूव्स बड़े निकल कर आए, गेनर्स का इंडेक्स पर, और कौन से सेक्टर सबसे बड़े गेन्स के साथ इस वक्त बंद हो रहा है। मानसी के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो काफी अच्छा सेशन, आज शुरुआत ही काफी पॉजिटिव देखने को मिली और ये पॉजिटिविटी दिन भर जारी रही। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 1500 अंकों की तेजी हम देख रहे हैं सेंसेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी पर हमने आपको बताया भी था कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आप देखिए सेकंड हाफ में भी आउट परफॉर्मेंस जो है वो जारी रही, करीब 1200 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड्स आप देख रहे हैं। आइए स्टॉक स्पेसिफिक जो आज एक्शन रहा उस पर अगर फोकस करें, अदानी ग्रुप स्टॉक से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छी मजबूती तो लगातार हम देखते हैं, लेकिन एक खबर रही जिसके चलते आप आज काफी हद तक फोकस में भी रहा। आपको बताते हैं कि अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ी खबर ये आती हुई दिखी कि गौतम अदानी जो है वो दुनिया के तीसरे बड़े सबसे वेल्दी यानी कि रिचेस्ट इंडिविजुअल बनते हुए दिखे, और इसी के चलते अगर आप देखें कह सकते हैं कि भारत देश ने एक तरह से दुनिया में फिर से परचम लहराया, क्योंकि एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भारत के जो है उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया। और इसी के ठीक बाद आप देखिए अदानी ग्रुप स्टॉक्स में ऑफकोर्स जहां रोज ट्रैक्शन रहता है, वैसे ही अदानी ग्रुप ने आज भी अच्छा परफॉर्म कर दिखाया, चाहे फिर अदानी एंटरप्राइजेस हो, अदानी टोटल गैस हो, अदानी के ऐसे जुड़े जितने भी स्टॉक्स में थे उसमें अच्छी मजबूती, और पावर स्टॉक्स में तो लगातार तेजी थी, और अदानी पावर में भी अच्छी मजबूती हमने देखी। लेकिन पतंजलि फूड्स, आज सुबह इस स्टॉक का जिक्र हमने किया, और उसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे ऑफकोर्स पतंजलि फूड्स के लिए पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एनालिस्ट मीट कमेंट्री आती हुई दिखी, जिसका एक एक्शन था। इस स्टॉक में करीब 4-4.5% की बढ़त और 1223 के लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। शुरुआत अच्छी हुई और दिन भर ये तेजी जो है वो कायम रही। साथ ही नेल्को के स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा, फंडामेंटल्स काफी मजबूत है, और आज ही नहीं पिछले कुछ सेशन से अगर बाजार को देखेंगे नेल्को के स्टॉक ने अच्छी मजबूती दिखाई, और आज के सत्र में भी ये शामिल रही। नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन पर सरकार का फोकस है, और इसी के चलते BEL शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स फोकस में रहे। अच्छी तेजी के बीच आपने यहाँ पर भी कामकाज देखा। बाजार में कहीं भी कह सकते गिरावट हावी होती हुई ज्यादा नहीं दिख रही थी। बाजार में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव करने का काम स्टॉक्स जैसे HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, इन्फोसिस, कोटक बैंक, इन स्टॉक्स ने किया, जहां पर अच्छी तेजी दिन भर देखने को मिली। बैंकिंग प्लेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। उसके ठीक पीछे ऑटो बिक्री के आंकड़े क्योंकि आने वाले हैं, ऑटो प्लेस में भी पर्टिकुलरली 2 व्हीलर सेगमेंट पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से ऑटो सेल्स काफी अच्छी आने के अनुमान। फेस्टिवल डिमांड है जो कि एकदम इरप्ट होती हुई दिखेगी, और इसके अलावा भी पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल स्पेस पर भी फोकस रहेगा। सेक्टर स्पेसिफिक हर तरफ अच्छी तेजी थी, लेकिन आउट परफॉर्मेंस FMCG प्ले में, उसके ठीक पीछे IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी बैंक क्षेत्र, फार्मा और ऑटोमोबाइल स्पेस दिखे। तो एक दमदार ट्रेडिंग सेशन, ट्रंकेटेड वीक है, एक दिन की छुट्टी है, लेकिन उससे ठीक पहले आज का सेशन काफी मजबूत रहा। हमने देखा 59,537 के लेवल्स पर सेंसेक्स की क्लोजिंग, 17,750 के आसपास 500 अंकों की बढ़त पर निफ्टी ने क्लोज किया, और बैंक निफ्टी में भी 1200 अंकों की बढ़त के साथ अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने के लिए, ट्रेडिंग पिक्स के लिए, और बाजार पर अपनी रणनीति भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को यहीं समेट रहे हैं, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।